नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा क्या थी भारत में। अगर आप चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत एवं पंचमार्क सिक्के थे जो चांदी के बने होते थे। उन पर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे। उन पर जो है ठप्पा देकर के निशान बनाए जाते थे। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य काल के बीच में प्राप्त हुए हैं। 6ठी शताब्दी से लेकर के मौर्य काल तक के जो समय था उस टाइम पर जो है ये सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं जो प्राचीनतम सिक्के थे। अगला टॉपिक है पाली धर्म ग्रंथ से हमें पता चलता है कि बुद्ध काल में प्रदोत जो थे राजा थे। प्रदोत एक राजा थे जो अवंती के राजा थे। अवंती राज्य के राजा थे और उदयन जो है वत्स महापद्म महाजनपद के राजा थे। वत्स एक राज्य था जहाँ के राजा उदयन थे और प्रदोत जो थे अवंती के राजा थे। प्रसेनजीत जो है कौशल महाजनपद के राजा थे और अजातशत्रु जो है मगध के राजा थे। तो ये क्वेश्चन मैचिंग करने में कभी कभी आ जाता है कि कौन सा राज्य किस राज्य से संबंधित था। तो इसमें और इसके बारे में हमें जानकारी जो मिलती है ये पाली धर्म ग्रंथ से मिलती है। अगला है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से जो है नंद वंश के राजा जो पद्मनंद थे महापद्मनंद की कलिंग में विजय की जानकारी हमें मिलती है। कहाँ से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से जो कि राजा खारवेल ने बनवाया था। इस अभिलेख से जो है हाथी गुफा अभिलेख यहाँ से हमें मिलती है कि नंद वंश के जो राजा थे कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और महापद्मनंद द्वारा जो है कलिंग में एक नहर भी खोदी गई थी। यानी इन्होंने ही महाकलिंग में एक नहर भी खुदवाई थी। इसके साथ ही जैन भिक्षु को जो है ग्राम दान में दिए जाने का भी उल्लेख हमें मिलता है। कहाँ पे? हाथी गुफा अभिलेख से ये जानकारी भी मिलती है कि उस टाइम पे जैन भिक्षु को जो है दान में एक ग्राम दिए जाते थे। और खारवेल के जो राजा थे उन्होंने दक्षिण के राज्य चोल चेर और पांड्य को भी पराजित किया था। खारवेल के राजा ने जो है इन तीनों राज्य को पराजित भी किया था। ये जानकारी भी हमें हाथी गुफा अभिलेख से ही मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है माध्यमिका एक नगरी जो है और विराट नगर बैराट। आज के टाइम में बैराट माध्यमिका और विराट नगर जो है राजस्थान में ही दोनों स्थान है। इसका जो उल्लेख हमें मिला है कहाँ पे मिला है? महाभारत और महाभाष्य से इसकी हमें जानकारी मिलती है कि माध्यमिका नगरी और विराट नगर बैराट जो है राजस्थान के आज के राजस्थान में मौजूद है। ये जानकारी हमें मिलती है महाभारत और महाभाष्य से मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जाम में आया हुआ है। इसी के साथ अगला टॉपिक है उदयन वासव दत्ता की दंत कथा जो है उज्जैन से संबंधित है। उदयन जो थे और वासव दत्ता जो थे इन दोनों की एक कथा थी, प्रेम कथा थी जो उज्जैन के राजा से संबंधित है। और यह दंत कथा महाकवि भास ने अपने नाटक में स्वप्नावदास दत्तम में मौजूद है। इनकी जानकारी हमें इनके नाटक से ही मिलती है। स्वप्नावदास दत्तम से हमें उदयन और वासव दत्ता की जो जानकारी है हमें दंत कथा मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। जो लिच्छवी गणराज्य था इन्होंने सबसे पहले इससे पहले जो है हर एक राजा अपना अपना राज्य करता था। तो इन्होंने कहा कि भारत में एक राज्य होना चाहिए। ऐसा इन्होंने जो है वैशाली के लिच्छवियों ने किया और पहला गणतंत्र स्थापित किया था। इससे पहले गणराज्य हुआ करते थे, यहाँ पे गणतंत्र यानी सबको मिलाकर के एक गणतंत्र बने, ऐसा था। किसने किया था? लिच्छवी लोगों ने किया था। और लिच्छवी जो है वज्जी संघ के सर्व प्रमुख थे। वज्जी एक राज्य हुआ करता था जिसके सर्व प्रमुख जो है लिच्छवी लोग हुआ करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है 16 महाजनपदों की जो सूची है ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें मिलती है कि हमारे देश में जो है टोटल 16 महाजनपद हैं जिनमें से 8 जो है हमारे यूपी में मौजूद हैं और बाकी अलग अलग प्रदेश में हैं। इनका जो जानकारी है हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से इन 16 जनपदों की
जानकारी हमें मिलती है। कौन से राज्य कहाँ हैं और उनकी राजधानियाँ क्या हुआ करती थी, उनके राजा क्या थे, ये सभी जानकारी हमें इन 2 ग्रंथ से मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है गिरिव्रज या राजगृह या पाटलिपुत्र। ये तीनों ही एक ही नाम है। प्राचीन काल के मगध साम्राज्य की राजधानी रहे हैं। गिरिव्रज है, राजगृह है और पाटलिपुत्र तीनों ही मगध साम्राज्य में राजधानी रहे हैं। सबसे पहले तो मौर्य काल में राजगृह या गिरिव्रज था, उसके बाद उदयन ने जो है इसको, जो मगध के अशोक वो थे, अजातशत्रु लोग थे, इन्होंने राजधानी बनाया था। लेकिन पाटलिपुत्र को सबसे पहले जिन्होंने राजधानी बनाया उनका नाम था उदयन। उदयन जो राजा थे जिसने अजातशत्रु अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी और पाटलिपुत्र अपनी गद्दी को हासिल किया था, राजगद्दी को, और पाटलिपुत्र को ही अपना पहला राजधानी बनाई थी। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्राचीन श्रावस्ती की जो पहचान है अलेक्जेंडर कर्निंघम ने 1816 में यूपी के गोंडा के निकट एक सहेत महत नामक जगह है जहाँ पर की है। जो पुरानी श्रावस्ती, आज की श्रावस्ती तो अलग है, एक राजधानी है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन पुराने टाइम में जो श्रावस्ती एरिया हुआ करता था वो यूपी गोंडा के निकट सहेत महत एक जगह है वहाँ पर था, जिसका नाम श्रावस्ती नामक स्थान से किया है। और इन्होंने ये भी बताया है कि इस नगर का जो नगर विन्यास हुआ करता था वो अर्धचंद्राकार था। ये चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्रावस्ती का, प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है वो कैसा था, कौन से आकार का था, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा अर्धचंद्राकार हुआ करता था प्राचीन नगर। इसी के साथ अगला टॉपिक है मगध का शासक अजातशत्रु जो है 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व की बात हो रही है, यानी 492 से 460 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु जो थे, इन्होंने अपने पिता हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, इनका जो वंश था हर्यक वंश था, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। हर्यक वंश के राजा बिंबिसार थे, इनकी हत्या करके गद्दी पर बैठा था, यानी कि राज्य को हथिया लिया था किसने, अजातशत्रु ने गद्दी पर बैठा था। और अजातशत्रु की जो हत्या है इनके पुत्र उदयन ने की और गद्दी प्राप्त की, यानी कि जैसे को तैसा होता है, इन्होंने अपने पिता को मारा तो इनके बेटे ने इनको मारा। और इसी के साथ आजाद पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया किसने, उदयन ने बनाया था। और अजातशत्रु को इसी वजह से पितृहंता का दर्जा मिला है, पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है अपनी गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या की और इनकी हत्या इनके पुत्र उदयन ने इनकी हत्या की गद्दी प्राप्त करने के लिए और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट टॉपिक है मगध पर जो है, जो मगध राज्य था आज के टाइम में बिहार में है, मगध काफ़ी बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। मगध पर शिशुनाग वंश का राज था पहले, सबसे पहला जो राज था शिशुनाग वंश का था। और इसके पश्चात नंद वंश स्थापित हुआ, यानी कि जो नंद पद्मानंद थे ये शिशुनाग वंश में एक कार्य करते थे, एक दरबार के रूप में, सैनिक के रूप में कार्य करते थे। और इन्होंने जो है शिशुनाग वंश के सभी लोगों को मार दिया था। कब, इनका काम था एक जो हजामत बनाना, जिसे कहते हैं कि सेविंग करना, दाढ़ी बनाना, तो ये काम करते थे ये महापद्मानंद जो थे। तो इन्होंने शिशुनाग वंश के जितने भी लोग थे सबको मार दिया था और इनके राज्य पर, मगध पर शासन हथिया लिया था। इनको मार करके इस पर अपनी सत्ता बनाई और नंद वंश की स्थापना की। किसने की थी, महापद्मानंद ने की थी। और इनका नाम, दूसरा नाम उग्रसेन भी है, महापद्मानंद या उग्रसेन नाम है, जिन्होंने शिशुनाग वंश को खत्म करके या इनकी हत्या करके यहाँ पर अपना शासन बनाया। और पुराणों में इनको जो है सर्वछत्रांतक या अपरोपुरम कहा जाता है, अपरो परशुराम कहा जाता है इनको, इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने सबसे जो क्षत्रिय लोग थे उनकी हत्या कर दी, कई सारे क्षत्रियों की हत्या की है इन्होंने, इसलिए इनको सर्वछत्रांतक या अपरो परशुराम का दर्जा दिया गया है, इस पदवी से जाना जाता है इनको। बहुत ही क्रूर, एक तरह से कह लीजिए कि महापद्मानंद बहुत ही क्रूर राजा थे, इन्होंने अपना राज्य चलाया। और इनके जो पुत्र थे वो घनानंद थे। इसी में अगला टॉपिक में अभी देखेंगे हम। अब यहाँ पर आते हैं कालपी। कालपी जो है यूपी के जालौन में स्थित है, कहाँ पर, यमुना नदी के तट पर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कालपी जो है किस नदी के तट पर हुआ करता था, किस नदी के तट पर था,
बसा था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नदी के तट पर था, तो आंसर हो जाएगा यमुना नदी के तट पर बसा हुआ था। काल्पी का जो प्राचीनतम नाम है ये कल्पप्रिया है। कल्पप्रिया प्राचीनतम नाम है और ये जो है 4वीं सदी में, हम 6ठी सदी की बात करें, जबकि ये 4वीं सदी में जो है राजा वसुदेव ने काल्पी को बसाया था। राजा वसुदेव नाम के राजा थे जिन्होंने इसको बसाया था, वो भी यमुना नदी के तट पर, जिसको आज हम काल्पी जालौन में है इस नाम से जानते हैं। एक छोटी सी जगह है, नगर है। चलिए आगे के साथ में करते हैं यूनानी आक्रमण। अब यहाँ पर कुछ यूनान के लोग थे जिन्होंने भारत पर आकर के बहुत सारे आक्रमण किए, लूटपाट की। इनके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। पहला टॉपिक इसमें है महापद्मनंद के जो उत्तराधिकारियों की संख्या है, पुराणों में और बौद्ध ग्रंथों में इनकी संख्या 8 बताई गई है। यानी कि इनके जो पुत्र थे, या कह लीजिए तो इनके 8 पुत्र थे जो इनके राजगद्दी के थे, सभी उत्तराधिकारी थे। और अंतिम जो शासक था, सबसे छोटा जो था इनका बेटा घनानंद था, जिसने जो सिकंदर के समकालीन था। ये पूछा जाता है कि घनानंद किसके समकालीन था, तो ये आंसर सिकंदर के समकालीन था। और यूनानी लेखकों ने जो है घनानंद को जो है अग्रमेज कहा है। घनानंद को दूसरा नाम अग्रमेज का नाम दिया है। और भद्रसाल जो है उनके शासक हुआ करते थे। तो यही जो घनानंद थे जिनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया था और इनका राजनाश तहस कर दिया था, किसकी कहने पर, विष्णुगुप्त या चाणक्य के कहने पर, और यहाँ पर अपना राज्य बनाया था। ये घनानंद के आखिरी, वो महापद्मनंद के आखिरी पुत्र थे और इनके बाद जो है नंद वंश का सर्वनाश हो गया था। हखमनी राज्य, यहाँ पे हखमनी राज्य को देखते हैं। हखमनी राज्य को ध्वस्त करने के बाद जो सिकंदर थे वो भारत में आए, आक्रमण किया, हखमनी राज्य को ध्वस्त कर दिया। और उसके पश्चात जो है 327 ईसा पूर्व में जो है विशाल एक बड़ी सेना के साथ में ये सिकंदर जो है भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए चले थे। यानी कि भारत पर जीतने के लिए चले थे, क्योंकि उससे पहले बेबीलोन है, ईरान का एरिया जो था, मुल्तान था, ये सब तो जीत चुके थे ये, और भारत को जीतने के लिए आए थे। परंतु 2 वर्ष के बाद ही ये 325 ईसा पूर्व में लगभग 2 वर्ष के बाद ही ये सिकंदर जो थे पाटन तक आए थे। पाटन से वापस यूनान चले गए, यहाँ पर रुके नहीं, वापस चले गए सिकंदर जो है। और सिकंदर ये भी जानकारी मिलती है कि सिकंदर जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कभी हारे नहीं थे। इतिहास में कई लोगों ने बताया कि इनका युद्ध हुआ था और ये हार गया था, ऐसा कुछ नहीं था। सिकंदर कभी चंद्रगुप्त मौर्य से हारे नहीं थे, क्योंकि सिकंदर तो घनानंद के टाइम पे थे ना। और इनका जो है सिकंदर का युद्ध किससे हुआ था, पुरु से हुआ था, जो कि एक राजा थे। इसी में आगे हम आपका जिक्र करेंगे। सिकंदर के बारे में ये भी एक जानकारी है कि सिकंदर जब यहाँ से वापस गए थे तो इनकी सेना जो है हार गई थी, काफ़ी कुछ हुआ था। और ये जब वापस गए तो बेबीलोन एक नाम की एक जगह है जहाँ पर ये बीमार पड़ गए थे। अब बीमार पड़ गए थे तो ये दवा ले रहे थे, दवा में जल्दी ठीक होने के चक्कर में इन्होंने दवा की ओवरडोज ली थी, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी। इसी में देखते हैं सिकंदर के आक्रमण के समय जो है अश्वक एक सीमांत गणराज्य था। इसकी राजधानी मशक हुआ करती थी। अश्वक और राजधानी मशक के बारे में पूछा गया है तो ये याद रखिएगा। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में एक बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक के मारे जाने के बाद, यूनानी लेखकों ने ऐसा लिखा है कि सिकंदर के विरुद्ध भारत में जो है एक बड़ी संख्या में युद्ध हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुषों को मार दिया गया था। जिसके बाद उस जगह की जो स्त्रियां थी उन्होंने शस्त्र उठाया था सिकंदर के विरुद्ध लड़ने के लिए। और इसी से हमें ये पता चलता है कि सिकंदर ने जो है उस नगर की समस्त स्त्रियों को भी मार दिया था। ये पूछा गया है कि सिकंदर के समय शस्त्र के विरुद्ध कौन सी स्त्रियों ने धारण किया था, शस्त्र उठा लिया था। तो कब, जब युद्ध में पुरुषों को मार दिया गया था तब महिलाओं ने लड़ने के लिए बेड़ा उठाया और इनको भी मार दिया गया था। इसी के साथ ही अगले हैं पुरु या पोरस। पोरस का जो राज्य था ये झेलम और चिनाब नदी के बीच में बसा हुआ था। यानी कि एक तरफ से झेलम बहती थी, एक तरफ से चिनाब नदी बहती थी, उसके तट के बीच में इनका बसा हुआ था। तो एक टाइम आया कि जब सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम नदी के तट पर जो है युद्ध हुआ था। क्योंकि
झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ और इसमें पोरस बुरी तरह से पराजित हो गए थे। क्यों हुए थे? इनकी अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से जो है ये पराजित हुए थे। इनकी सेना वापस लौट आ रही थी, तो इसमें ये पराजित हो गए थे, इन्होंने हार गए थे। तो इसमें जब पोरस को जो है सिकंदर के सामने लाया गया, तो सिकंदर ने इनसे पूछा कि कैसे मरना पसंद करोगे? तो इन्होंने कहा कि जैसे एक राजा के साथ व्यवहार करता है, ऐसे आप करिए जैसे एक राजा के साथ व्यवहार करता है। तो इनकी इस वीरता की वजह से जो है सिकंदर ने पोरस को मारा नहीं था, बल्कि इनको अपना मित्र बनाया था और इनका राज्य जो है वापस लौटा दिया था। यानी कि सिकंदर ने जो इनका राज्य जीत लिया था वो इनको वापस दिया, इनसे मित्रता की और राज्य के अलावा कुछ नए इलाके भी इनको प्रदान किए थे। किसको? पोरस को। तो इस तरह से पोरस और सिकंदर के बीच में मित्रता हो गई थी उस टाइम पे जब ये युद्ध में हार गए थे। इसी के साथ डायमेकस जो थे सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन ऐसा था जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है। और स्ट्रैबो के अनुसार, स्ट्रैबो एक इतिहासकार है, इनके अनुसार सीरिया के राजा थे एंटियोकस ने जो है डायमेकस को जो है अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के राज्यसभा में भेजा था। किसने भेजा था? देखिए, अब डायमेकस भारत तो आए थे लेकिन सिकंदर के साथ नहीं आए थे। किसके साथ आए थे? ये अलग अकेले आए थे। एंटियोकस के कहने पर ये एक राजदूत के रूप में बिंदुसार के राज्यसभा में आए थे। तो बिंदुसार ने जो है इनसे 3 चीज़ें मांगी थी। एक तो दार्शनिक मांगे थे, एक सूखे हुए अंजीर मांगे थे और एक मदिरा मांगी थी। 3 चीज़ों की डिमांड इसने की थी, बिंदुसार ने इनसे की थी। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम और भी अच्छी जानकारी लेकर आ सकें। चलिए शुरू ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।